हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रमुख वंशों के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ और भी वंश आपके बचे हुए हैं, जैसे कि वाकाटक, वर्धन वंश एक्सेट्रा, और दक्षिण भारत के इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाकाटक राजवंश, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है रुद्र सेन सेकंड का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्त से हुआ था। ओके, नेक्स्ट है प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला वंश है वर्धन वंश। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है गुप्त वंश के पतन के बाद वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान में पुष्यभूति अथवा पुष्पभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको यही याद रखना है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति या पुष्पभूति ने की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्धन वंश की स्थापना जो है नींव किसने डाली थी? तो पुष्यभूति अथवा पुष्पभूति ने डाली थी। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक आपका प्रभाकर वर्धन था। ओके, नेक्स्ट है, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, कौन? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री कौन थी? राजश्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। ओके, अगला पॉइंट है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। वेरी इंपॉर्टेंट, अब हर्ष को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, अब चलिए इसमें देख लीजिए और कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं। हर्ष का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य था, याद रखिएगा। और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है राजगद्दी पर बैठा था। ओके, नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने परम महेश्वर परम भट्टारक की उपाधि भी धारण किया था। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? तो परम भट्टारक की उपाधि जो है हर्षवर्धन ने धारण की थी। ओके, और हर्षवर्धन का ही दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कहाँ से? थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध दंत अवशेष प्राप्त किया था। ठीक है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से जो है वो महात्मा बुद्ध के दंत का अवशेष प्राप्त किया। ओके, आगे है, हर्ष चरित्र ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में ही थे। इंपॉर्टेंट है, नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही आपको याद रखना है कि हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। और बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के ही दरबार में थे। ओके, नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की ही रचनाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था। यानी हर्षवर्धन का युद्ध जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था। कहाँ? जब दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे हर्षवर्धन। ठीक है, तो नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। ठीक है, अब ये देखिए, कई बार पूछा गया कि हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। ठीक, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत जो है चीन को भेजा था। ओके, आगे है, चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? शी यूकी। ओके, हुई ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है पूरा आपको अच्छे से। ठीक है, कि ह्वेनसांग के काल में ही जो है चीन यात्री ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन भी किया और इसका उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। और ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? शियुकी। तो क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि शियुकी की रचना किसकी है? तो ह्वेनसांग की है। ठीक है, और हुई ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें से आपका पहला जो है वो संगम युग है। ओके, इसमें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है संगम का आशय तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद गोष्ठी सम्मेलन से है। यानी कि जो तमिल कवि थे, विद्वान आचार्य की परिषद थी, जब उन्होंने मीटिंग की या गोष्ठी या सम्मेलन किया तो उसे ही क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। ठीक है, इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य जो है वो संगम साहित्य कहलाए। ओके, कुल 3 संगम साहित्य आयोजित किए गए थे। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तोलकाप्पियम को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है कि तोलकाप्पियम जो है वो तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट है चेर वंश के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्यों चेर, चोल और पांड्य राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई है। संगम साहित्य में मिलता है इनका वर्णन। ठीक है, चेर, चोल और पांड्य राजाओं का इतिहास का वर्णन जो है वो संगम साहित्य में मिलता है, याद रखना है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। संगम युग में प्रथम चेर शासक कौन था? उदयनजेरल। ठीक है, उदयनजेरल जो है वो प्रथम चेर शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के संगम को देख लेते हैं, कौन कौन से संगम किसके शासनकाल में हुए थे या कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, दक्षिण भारत के संगम जो है 3 संगम कुल आयोजित किए गए थे। तो पहले संगम का जो है केंद्र क्या रहा था? मदुरै रहा था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी और इसके बारे में कोई भी ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने ही की थी और बाद में तोलकाप्पियर ने किया था और इसका केंद्र क्या रहा था? कपाटपुरम। यानी द्वितीय संगम जो हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था और तृतीय संगम जो हुआ ये उत्तरी मदुरै में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। ठीक है, और द्वितीय संगम जो हुआ था उसकी जानकारी हमें मिलती है तोलकाप्पियम ग्रंथ से और तृतीय संगम के बारे में एत्तु तौगे, ठीक है, और पत्तु पत्तु और परिपादल आदि ग्रंथों से इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रथम संगम का आयोजन जो है मदुरै में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। ओके, द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने की थी और बाद में इसका जो है तोलकाप्पियर ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें तोलकाप्पियम नाम ग्रंथ में मिलती है और तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरै में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। आपको इतना ही याद रखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चेरों का राजा चिन्ह जो है वो धनुष था। ओके, चेर शासक सेनगुट्टवन ने पत्तिनी पूजा की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, चेर शासक सेनगुट्टवन ने पत्तिनी पूजा की प्रथा आरंभ की थी। आइए हम स्टार्ट करते हैं, चोल वंश को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है संगम साहित्य में उल्लिखित चोल शासकों में कार्यकाल प्रमुख था। कार्यकाल को जले हुए पैरों वाला कहा जाता था। देखिए अब ऐसे जो है ना क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, कि कार्यकाल को जो है जले हुए पैरों वाला कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कालांतर में विजयालय ने 859 से 871 ईस्वी में पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि विजयालय ने ही क्या किया था? चोल वंश की स्थापना की थी। ओके, और इस वंश की राजधानी क्या थी? यानी चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। इंपॉर्टेंट है, देखिए चोल वंश जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, आगे देखते हैं। विजयालय ने तंजौर यानी तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। अब ये उपाधियां जो होती है ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब पूछ लिया जाए कि नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी, तो नरकेसरी की उपाधि विजयालय ने की थी। विजयालय ने क्या किया था? चोल वंश की स्थापना की थी। ओके, चलिए अब ये देखिए क्रोनोलॉजी जो है ना
ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि इसमें सबसे पहला शासक जो है परांतक फर्स्ट, फिर राजराज प्रथम, राजेंद्र राजेंद्र सेकंड एवं कुलोत्तुंग चोल वंश के प्रमुख राजा थे, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्रम से आपको याद भी रखना है इसको, ठीक है। परांतक फर्स्ट, राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग, ठीक है, चोल वंश के प्रमुख राजा थे। अब आगे देख लेते हैं डिटेल इसका कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत मुम्माडी चोल मंडलम, ठीक है, मुम्माडी चोल मंडलम की स्थापना किया तथा इसकी राजधानी पोलन्नुरुवा को बनाया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया आपका कि जो है श्रीलंका पर किसने अधिकार किया था, तो राजराज प्रथम ने किया था, इतना आपको याद रखना है, ठीक। और उसने कौन सा नगर जो है नया प्रांत बसाया था, तो मुम्माडी चोल मंडलम। ओके, बस इतना याद रखना आपको। और राजधानी जो है वो पोलन रुवा को बनाया था। ओके, नेक्स्ट है राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो कि शिव मंदिर है का निर्माण करवा था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो जरूर याद रखना है कि राजराजेश्वर मंदिर जो कि शिव मंदिर है कहाँ है आपका, तंजौर में, ठीक है। या इसी को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। ओके, आगे है राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजेंद्र फर्स्ट ने। क्यों, जब इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया तो इसके उपलक्ष्य में इसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना भी की थी। उसने जो है उपाधि धारण की गंगईकोंडचोल और राजधानी क्या बनाया, गंगईकोंडचोलपुरम। ओके, तथा उसके निकट चोलगंगम नामक तालाब भी बनवाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि चोलगंगम नामक तालाब किसने बनाया था या बनवाया था, तो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, ठीक। क्यों, जब बंगाल के शासक महिपाल को इसने पराजित कर दिया तो इसने गंगईकोंडचोल की उपाधि धारण की और गंगईकोंडचोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की और चोलगंगम नामक तालाब भी बनवाया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राजेंद्र तृतीय ने चोल वंश का अंतिम शासक जो है ये कहलाता है, राजेंद्र तृतीय जो है वो चोल वंश का अंतिम शासक था। ओके, नेक्स्ट है चोल प्रशासन के उच्च अधिकारी पेरुंदनम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारी शिरुदनम कहलाते थे, ठीक है। याद रखिएगा इसको कि जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहते थे, पेरुंदनम कहते थे, और निम्न श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उन्हें शिरुदनम कहते थे। चलिए अगला पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि चोल साम्राज्य जो था वो 6 प्रांतों में विभक्त था। अब ये 6 प्रांत क्या क्या थे, प्रांत या मंडलम, फिर इसके नीचे क्या होता था, वलनाडु, फिर इसके नीचे जिला या नाडु, उसके नीचे कुर्रम या ग्राम संघ होता था और इसके नीचे ग्राम सभा होती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व जो थी वो सर्वसाधारण लोग की सभा थी। सभा या महासभा मूलतः अग्रहार जिसे क्या कहते थे, ब्राह्मण बस्तियों की सभा होती थी, ठीक है। ग्रामों की सभा थी, इसके सदस्य पीरू मक्कल कहलाते थे, ठीक है। यानी जो सभा या महासभा होती थी इसके सदस्य पेरू मक्कल कहलाते थे। ओके, व्यापारियों की सभा जो है नगरम कहलाती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि व्यापारियों की सभा जो है नगरम कहलाती थी और उर जो है वो सर्वसाधारण लोगों की सभा होती थी। ओके, नेक्स्ट है ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि जो है वो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ओके, अब ये पूरा अच्छे से याद रखिएगा कि ब्राह्मणों को दी गई भूमि जो ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि जो है वो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी और दान दी गई भूमि जो है ब्रह्मदेय कहलाते थे। ओके, अगला है सोने के सिक्के काशु कहलाते थे। काशु जो है वो सोने के सिक्के थे। कंबन ने तमिल रामायणम की रचना की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तमिल रामायणम की रचना किसने की थी, कंबन ने की थी। ओके, नेक्स्ट है कंबन कंबन औट्ठकुट्टन तथा पुगलेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहलाते हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है, तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है, कंबन है, औट्ठकुट्टन है और पुगलेंदी है, ठीक है। कंबन, औट्ठकुट्टम और पुगलेंदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
नटराज की प्रतिमा चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है, ठीक है। यानी जो नटराज की मूर्ति है वो जो है वो चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है, ठीक है। चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या था? कावेरी पट्टनम था। ओके, आगे देखते हैं। आइए पांड्य वंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका एक पॉइंट है कि चोलों का राजकीय चिन्ह जो था वो बाघ था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए पांड्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है पलसाई मुदुकुडुमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। नेक्स्ट है नेडुंजेलियमन भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ, या ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांड्यों का राजकीय चिन्ह जो है वो मछली था, याद रखिएगा। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था और पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको यहाँ तो याद रखना है कि जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग ने की थी, ये पूछा जा सकता है। ओके, इसने मान्यखेद यानी मनकिर जो वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट पड़ता है, इसको अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर यानी गुफा मंदिर का निर्माण जो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा ये, ठीक है। अगला पॉइंट है ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक। ध्रुव यानी धारावर्ष राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है अमोघ वर्ष जैन धर्म अनुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी, अमोघ वर्ष ने, ठीक है। कवि राजमार्ग की रचना जो किसने की थी? तो अमोघ वर्ष ने की थी, जो जैन धर्मानुयायी था। ओके, आगे देखते हैं। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट है अरब निवासी अलमशूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था, ये याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था, ठीक। नेक्स्ट है शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोन्न कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। ओके, अगला है एलोरा में 14 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से लेकर 12 तक की जो नंबर की गुफा है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 13 से 29 जो नंबर की गुफा है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है और 30 से 34 नंबर तक की जो गुफा है वो जैन गुफाओं से संबंधित है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, उसमें से किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? तो बौद्ध, हिंदू और जैन, ठीक। हिंदू, बौद्ध और जैनों के बारे में जानकारी मिलती है एलोरा गुफाओं से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। चलिए नेक्स्ट राजवंश वंश है चालुक्य वंश, इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात तैलव द्वितीय ने 973 से 997 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो कौन से वंश की स्थापना किसने की थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलव सेकंड ने की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोमेश्वर फर्स्ट ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य जो है ये आपका 6 नंबर का था जो है, ठीक है, 6ठे नंबर का विक्रमादित्य, छठा जो था वो कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ओके, नेक्स्ट है विक्रमादित्य 6th जो है वो उसके दरबार में विक्रमांक देव चरित्र के लेखक विल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। अब ये इम्पोर्टेंट है, आपको यही याद रखना है, ठीक है, कि विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? विल्हड़, और मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। ये किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य 6th के दरबार में रहते थे। ओके, आगे देखते हैं। इसने अपने राज्यारोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलव तृतीय का पुत्र सोमेश्वर 4th था, ठीक है। चालुक्य का पारिवारिक चिन्ह जो था वो वाराह था, ठीक है, वाराह। ऐहोल के मंदिरों का
एहोल को जो है वो मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लीजिएगा। एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वंश है, हमें देखना चालुक्य वंश, जिसे वातापी के चालुक्य कहा जाता है। ठीक है, एक कल्याणी के चालुक्य थे, एक वातापी के चालुक्य थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो पुलकेशिन फर्स्ट ने बादामी अथवा वातापी, जो कि बीजापुर में पड़ता है आपका कर्नाटक के निकट, को अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन फर्स्ट ने की थी। ओके, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक, एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ठीक है, अभी हर्षवर्धन में हमने पढ़ा था कि जब दक्षिण भारत का विस्तार करते हर्षवर्धन, तो इनका जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से ही हुआ था नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है, हमने हर्षवर्धन में भी इसको अभी पढ़ा है। तो ये इसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ओके, आगे है, एहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत एवं लिपि जो है वो ब्राह्मी है। इसके रचनाकार कौन है? रविकीर्ति हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक, कि एहोल प्रशस्ति की भाषा जो है संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है, और इसके रचनाकार कौन है? रविकीर्ति। ओके, आगे है, इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड को उसके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, आपने पहले पढ़ लिया है। आगे अगला वंश है चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य। ठीक, एक कल्याणी के चालुक्य हो गए, वातापी के चालुक्य हो गए, और एक वेंगी के चालुक्य हो गए, यानी 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके, इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। वेंगी के चालुक्य का वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। इसने वेंगी यानी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विजयादित्य थर्ड था। ओके, अगला जो है वंश देख लेते हैं, जो कि आपका क्या है? पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो पूछा जाएगा आपसे, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने जो है वो पल्लव वंश की स्थापना किया था। ओके, सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी और कांची को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, सिंह विष्णु जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब देखिए, याद करना है तो आप इनके नाम से ही याद कर सकते हैं कि इनके नाम में विष्णु है। ये वैष्णव धर्म के मतानुयायी थे या धर्मानुयायी थे। ओके, सिंह विष्णु के दरबार में कौन रहते थे? किराता अर्जुनीयन के लेखक और संस्कृत के महाकवि कौन थे? भारवी। वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ओके, आगे देखते हैं। पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः कौन है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय है, फिर परमेश्वर वर्मन फर्स्ट है, नरसिंह वर्मन सेकंड है, और नंदी वर्मन द्वितीय है। तो आपको ये क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है, आप क्रम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। महेंद्र वर्मन ने जो है वो मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। ठीक, अगला है, नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ओके, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, कि अगर अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अगला है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पहाड़ों को कटवा कर मंडप और एकासी मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि एकासी मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो रथ मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहा गया है, वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम, जो कि महाबलीपुरम में विद्यमान है, और इस शैली को मामल्ल शैली कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। इस शैली के प्रमुख रथ मंदिर इस प्रकार हैं, कौन कौन से? अब द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है, नकुल सहदेव या धर्मराज रथ है, गणेश रथ है, पिडारी रथ है, तथा
वलयं कुट्ट रथ है, ठीक है। इनमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। ये धर्मराज रथ जो है वो सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ओके, अगला पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला इंपॉर्टेंट लाइन है कि 10 कुमार चरितम के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ओके, अगला है प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। और अगला है अपराजित वर्मन, जिसका समय है 880 से 903 ईस्वी, पल्लव वंश का अंतिम शासक था। कौन? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। ओके, आगे देखते हैं, यादव वंश को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है चालुक्य नरेश सोमेश्वर फोर्थ के सामंत भिल्लम ने स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की थी। अब याद रखिएगा, यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो भिल्लम ने की थी, यही आपको याद रखना है। यादव वंश की स्थापना भिल्लम ने की थी। अगला पॉइंट है यादव वंश की राजधानी क्या थी? देवगिरी थी, ये भी याद रखना है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तब ये वाली लाइन आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि यादव वंश का अंतिम राजा कौन था? रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ओके, आगे देखते हैं, होयसल वंश को डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना की थी। तो होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी होयसल वंश की स्थापना। ओके, अगला पॉइंट है इसने अपनी राजधानी क्या बनाया था? द्वार समुद्र, आधुनिक हलेबिड, ठीक है। और अगला है वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने ही करवाया था। अगला पॉइंट है होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय था। अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था इसने, ठीक है। किसने? बल्लाल तृतीय ने, जो कि होयसल वंश का अंतिम शासक था। ओके, आगे देखते हैं, अगला वंश है कदम्ब वंश, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर कदम्ब वंश की स्थापना की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी, जो कि वैजयंती के नाम से भी जानते हैं, थी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। अब यहाँ पे ये लाइन आपको याद रखनी है क्या, कि कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। ओके, अगला पॉइंट है इसने राजधानी क्या बनवाया? तो वनवासी या वैजयंती को अपनी राजधानी बनाया था। और मयूर शर्मन को जो है 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।